हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मां शारदे पाउटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपन लेकर के आ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री से संबंधित एक क्लास। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री का, वो होगा अपना पीरियोडिक टेबल, जिसको आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज की जो अपन क्लास में चर्चाएं करेंगे वो होगी अपनी चर्चाएं एमसीक्यूज पर। जो बी पीरियोडिक टेबल से संबंधित एमसीक्यूज है नॉर्मल बेसिकली जो। तो आज पहली क्लास है, पहली क्लास में अपन बेसिक बातें करेंगे। तो बेसिकली अपने जो एमसीक्यूज है आज अपन उनको देखने वाले हैं। और वो एमसीक्यूज है जो किन किन बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, जो बच्चा सीटी की तैयारी कर रहा हो, या फिर जेट की तैयारी कर रहा हो, उन बच्चों के लिए वो एमसीक्यूज प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से रसायन शास्त्र का पितामह है। बेटा, रसायन शास्त्र का पितामह लेवोशियर को कहा जाता है, केमिस्ट्री का पितामह। और अपना आंसर हो जाएगा इसमें लेवोशियर, बाकी किसी को देखना ही नहीं है बेटा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं न्यूलैंड होगा लेवोशियर, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा लेवोशियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंडलीव की आवर्त सारणी की संख्या। बेटा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किया था। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव ने किया था। और उस टाइम पर कुल मात्र 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स को ही जगह दे पाए थे। वो रखने के लिए सिर्फ अपने पास में 63 तत्व ही ज्ञात थे उस टाइम तक। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 63। 118 नहीं बेटा, 118 है, वो है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल 63 बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा 63 एलिमेंट्स। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का था। बेटा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, तो उनका जो आधार था वो आधार था परमाणु भार। और आधुनिक आवर्त सारणी की अगर अपन बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक। ठीक है, देखते हैं परमाणु क्रमांक। नहीं, परमाणु क्रमांक तो वही बात आ गई फिर आधुनिक आवर्त सारणी। अपने को देखो एग्जामिनर पागल बनाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही परमाणु क्रमांक दे रहा है, भाई आए और इसको कर जाए। आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखना है, मेंडलीव आगे लगा है तो मेंडलीव ने कौन से आधार पर डिवाइड किया था? परमाणु भार। अपना आंसर हो जाएगा परमाणु भार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी का जनक। बेटा, अब अगर अपन से पूछे भाई आवर्त सारणी का जनक, तो नॉर्मल है अपन ऑप्शंस देखेंगे। अगर ऑप्शन में है मेंडलीव तो अपना आंसर हो जाएगा मेंडलीव। अगर मेंडलीव नहीं है तो फिर उसके बाद में हो जाएगा अपना हेनरी मोजले। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में पूछ रहा है फिर भी अगर ऑप्शन में मेंडलीव है तो अपन को मेंडलीव नहीं करना, फिर अपन को करना है हेनरी मोजले। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है अपन से आवर्त सारणी का जनक, मतलब आधुनिक का नहीं पूछ रहा, आधुनिक उधुनिक कुछ नहीं लगा इसके आगे, सिर्फ पूछ रहा है आवर्त सारणी का जनक। अपन को देखना है भाई मेंडलीव ऑप्शन में है क्या। बिल्कुल ये रहा मेंडलीव, बट देखो अपन को पहले ही ऑप्शन में हेनरी मोजले दे रखा है, तो हेनरी मोजले नहीं होगा। वो किसका है? वो होगा सारणी का, आधुनिक पीरियोडिक टेबल का हो जाएगा कौन? हेनरी मोजले। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। अब बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बताया आपको अभी परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो आधार था वो आधार था परमाणु भार। उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अब देखो अपन को पहला ही ऑप्शन पागल बनाने के लिए दे रखा है परमाणु भार, वो तो था मेंडलीव का, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आधार। ठीक, परमाणु क्रमांक बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डोबेराइनर का डोबेराइनर का वर्गीकरण आधारित है। बेटा, डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया, तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया। और कहा पहले और आखिरी तत्व के परमाणु भार का लगभग औसत किसका होता है? बीच वाले तत्व का क्या होता है? परमाणु भार। तो परमाणु भार के आधार पर ही डिवाइड किया उन्होंने, भाई परमाणु भार के आधार पर डिवाइड किया, 3-3 के समूह परमाणु भार के आधार पर ही बनाए, तो अपना आंसर हो जाएगा परमाणु भार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डोबेराइनर त्रिक के अनुसार जेड का परमाणु भार होगा। डोबेराइनर त्रिक के अनुसार जेड का परमाणु भार होगा। बेटा, अभी बताया आपको
डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया। 3 समूह कौन से थे? एक्स वाई जेड मान लेते। एक बार क्वेश्चन छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। एक्स का परमाणु भार है अपने पास में 50, जेड का परमाणु भार है अपने पास में 50, ज्ञात करना है अपन को वाई का। ठीक है बेटा, अभी बताया आपको भाई, मैं डोबेराइनर जी ने बताया कि ऊपर वाले तत्व और नीचे वाले तत्व के योग का लगभग औसत होता है किसका? बीच वाले तत्व का क्या? परमाणु भार। तो बेटा इन दोनों का योग करो पहले। 50 + 50 बराबर 100। इन दोनों का योग 100 हो गया। अब लगभग औसत, औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, 50 अपना आंसर आ गया। तो ये y का मान हो गया यहाँ पर 50। अगर बात करें अपन कि अपन से पूछे भाई साहब जेड का मान बताओ, ये जेड का मान नहीं दे रखा अपन को, जेड का मान 50 नहीं है, अपन को नहीं दे रखा। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब जेड का मान बताओ, x का मान है 50, y का मान है 50, जेड का मान बताओ। तो बेटा जेड का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? y का मान कैसे निकालते अपन ने? इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड किया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा जेड का और x का, जिसमें से x का निकाल देंगे, बच जाएगा अपने पास में जेड का। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको भी करके। 50 × 2 बराबर 100। इन दोनों का योग आ गया x का और जेड का, दोनों का योग आ गया। दोनों के योग में से x का मान निकाल देंगे अपन, x का मान निकाल देंगे तो अपने पास बच जाएगा इसका जेड का। तो देखते हैं 100 - x का मान है 50 बराबर अपना आंसर हो जाएगा 50। ये अपना क्या है? आंसर हो जाएगा किसका? जेड का मान। अब चाहे किसी का ही पूछ लो अपन को, y का भी ऐसा ही होगा, x का भी ऐसा ही होगा और जेड का भी ऐसा ही होगा। कर दोगे आप। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। x का मान दे रखा है अपन को 20 और y का मान दे रखा है अपन को 50। x का मान 20 और y का मान 50। तो बेटा वो क्वेश्चन को देखते ही फोड़ना है अपन को, इतना टाइम ही नहीं लेना क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चनों को देखते ही फोड़ दो। भाई जेड का मान पूछ रहा है तो इन दोनों दो का किसका मान आया था? y का मान। y का मान कैसे आया? इन दोनों का होके x का योग होके 2 से डिवाइड करने पर, सॉरी 2 से डिवाइड करने पर y का मान आया। अब अपन से पूछ रहा है जेड का मान, तो y के मान को 2 से गुणा कर दो, भी बताया था आपको 50 × 2 बराबर 100 हो गया। 100 में से माइनस कर दो x का मान, भाई 100 हो गया अपने पास किसका? x का और जेड का, दोनों का मान का योग। x का माइनस कर दो, माइनस करेंगे अपने पास में आ जाएगी 80 आ जाएगा अपने पास में। अपना आंसर हो जाएगा जेड का मान 80। जेड का मान अपने पास में 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 100 नहीं है, 50 नहीं है, 80 बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास में डोबेराइनर त्रिक के अनुसार y का परमाणु भार होगा। डोबेराइनर त्रिक के अनुसार y का परमाणु भार होगा। बेटा y का पूछ लिया आपकी बार बीच वाले का, बीच वाले आपको बताया ही था भाई, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को जोड़ेंगे 60 + 60 बराबर 120 और 2 से डिवाइड कर दो y का मान प्राप्त करने के लिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 60। देखते हैं ऑप्शन में है क्या? 100 नहीं है, 80 नहीं है, 60 बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। बेटा पीछे बताया था आपको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहेंगे, और अगर अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहेंगे तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या। बेटा अगर अपन जनरली बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पता होगा सबको। फर्स्ट ए वर्ग, सेकंड ए वर्ग, सार धातु और सारीय मृदा धातु, जिसमें 7 तत्व तो होते हैं सार धातु के, सार धातु के, और 6 तत्व होते हैं सारीय मृदा धातु के, सारीय मृदा धातु। अरे ऐसा तो सुना होगा कभी, टीचर ने बताया होगा आपको ट्रिक, हे लीना के रब से फरियाद। ये तो गई किसकी ट्रिक? सार धातुओं की। और एक आती है अपने पास में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, वो होती है अपने पास में सारीय मृदा धातुओं की। ठीक है, तो 13 तत्व तो ये हो गए। अगर अपन से किसी क्वेश्चन में पूछे भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या, तो वो फिर अपन को एक ऐड और करना है इसमें। 13 + 1 ऐड हो जाएगा हीलियम। हीलियम वैसे पी ब्लॉक का है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक का कैसे है? हीलियम का
परमाणु क्रमांक है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश कर रहा है। जनरली अगर अपन बात करें तो s ब्लॉक की परिभाषा यही होती है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश करता हो s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 13 + 1 कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स। इसमें क्या पूछ रहा है? s ब्लॉक में कुल तत्व की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन नहीं पूछ रहा। 13 बिल्कुल देखते ही पहला आंसर अपन लगा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निन्यास नहीं बेटा, वो विन्यास। ये अपने टाइपिंग मास्टर की गलती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या बेटा अभी बताया आपको 14। कौन कौन से? 13 + 1 हो जाएगा अपने पास में हीलियम, बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो इसमें 13 नहीं 14, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। नाइट्रोजन परिवार को निकोजन कहते हैं क्योंकि बेटा नाइट्रोजन परिवार को निकोजन भी कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो दमघुट होते हैं, किसी को मार देते हैं दम घुटा के, इसलिए उनको क्या कहते हैं? निकोजन भी कहते हैं। देखते हैं क्योंकि ये दमघोटू होते हैं, बिल्कुल ये दमघोटू होते हैं। का निर्माण करते हैं नहीं, निर्माण ऑक्सीजन परिवार करता है, ऑक्सीजन परिवार करता है, ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, आगे देखते हैं क्योंकि यह लवण का निर्माण करते हैं नहीं बेटा, लवण का हेलोजन वर्ग के तत्व करते हैं, हेलोजन करते हैं। कोई नहीं, उपरोक्त सभी नहीं बेटा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक में कुल संक्रमण की संख्या। बेटा डी ब्लॉक में कुल संक्रमण डी ब्लॉक में टोटल तत्व है, मैं बता लिख देता हूं एक बार। डी ब्लॉक में BLOCK, डी ब्लॉक में कुल तत्व वो होते हैं अपने पास में 40। 4 श्रेणियां होती है, एक श्रेणी में 10 तत्व आते हैं और 4 श्रेणियों में 40 हो गए। ठीक है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व बेटा, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? पहले तो वो देख लो आप। संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं वे तत्व जिनकी सामान्य तथा मूल दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष अपूर्ण होता हो, उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन 4 तत्व ऐसे होते हैं भाई जिनकी सामान्य तथा मूल दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष पूर्ण होता है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से है? Zn, Cd, Hg और Cn। वो 4 तत्व। अगर अपन संक्रमण तत्व की बात करें तो वो अपने 40 में से 4 गए तो 36। ठीक है, अब अपन बात करें अपवाद। और अपवाद के कोष्टक में लिख लेना जो असंक्रमण हो, तो असंक्रमण कौन कौन से हैं? Zn, Cd, Hg और Cn। ये 4 तत्व असंक्रमण तत्व है, ये 4 तत्व असंक्रमण तत्व है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या। बेटा वो इनका चारों का क्या होता है? डी उपकोष पूर्ण होता है। ठीक है, देख लेना आप कहीं। डी ब्लॉक में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या 40 नहीं, 40 तो टोटल ही होते हैं, टोटल डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व 37 नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा 36। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक में सर्वाधिक घनत्व। तो डी ब्लॉक में सर्वाधिक घनत्व की अपन बात करें तो डी ब्लॉक में सर्वाधिक घनत्व IR इरिडियम का होता है। किसका होता है? इरिडियम का होता है। अपना आंसर हो जाएगा पहला ही, देखते ही कर देंगे। W नहीं बेटा, इसका सर्वाधिक गलनांक होता है TC टेक्नीशियम। ये है प्रथम मानव निर्मित तत्व, ये प्रथम मानव निर्मित तत्व है, तो अपना आंसर हो जाएगा इरिडियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था। बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn मैग्नीज की होती है, Mn मैग्नीज की होती है। बेटा वो कैसे होती है मैं बताता हूं आपको। ऑक्सीकरण अवस्था
ज्ञात करने के लिए अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है NS के कुल इलेक्ट्रॉन, NS के कुल इलेक्ट्रॉन प्लस D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस D के अयुग्मित अनपेयर, D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था। अब बात करते हैं अपन Mn की। Mn का परमाणु क्रमांक है 25, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और गंतक 18 4s2 3d5, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं S में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में है 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, D में कितने हैं 5 है, पांचों के पांचों अनपेयर है क्या, अरे अयुग्मित है क्या, बिल्कुल अयुग्मित है, पांचों की पांचों अयुग्मित है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मैग्नीज की। अरे डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो वो तो अलग ही है, वो अपने क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, अपन से पूछ रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn की होती है, Mn की होती है, तो Mn की कितनी होती है +7, कैसे होती है वो आपको बता दिया है। ठीक है, ओस्मियम की नहीं होती बेटा, ओस्मियम की तो संपूर्ण डी ब्लॉक में होती है। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक में। ठीक है, Mn बिल्कुल Mn की होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। बेटा ये क्वेश्चन नीट, जेट, सीयूईटी तीनों चारों एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे है। तो अपन से पूछ रहा है लिथियम के बारे में, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। बेटा विकर्ण संबंध ये विकर्ण के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, बस मोस्टली इन दो ही का ध्यान रखना अपन को, इसके बाहर नहीं पूछता, और पूछता है तो आगे आप बना लेना। तो अपन से पूछ रहा है लिथियम का, लिथियम किससे दर्शा रहा है, मैग्नीशियम से। बेरिलियम किससे दर्शा रहा है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, लिथियम से पूछ रहा है तो लिथियम एल्यूमिनियम से नहीं बेटा। वो क्यों दर्शाते हैं ये देख लो आप एक बार, ये क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि बेटा वो कुछ गुणों में समानता रखते हैं, प्लस आयनिक आकार लगभग इनका क्या होता है, समान होता है। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम से कौन दर्शाता है, एल्यूमिनियम से बेरिलियम दर्शाता है। अपन से पूछ रहा है लिथियम के बारे में, सोडियम ना, मैग्नीशियम बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बेटा वो एक बार देख लेते हैं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये यहाँ तक आर्गन तक 18 हो गया, 4s2 3d4, यही होगा क्रोमियम का। बट बेटा ये नहीं होता, ये नहीं होता, अपवाद स्वरूप क्रोमियम दर्शाता है ऑर्गन तक 18 4s1 3d5। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बेटा 4s और 3d इनमें ज्यादा ऊर्जांतराल नहीं होता स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। भाई अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन s से ले लेगा कौन, d, अपना अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो s दे दिया इसको एक इलेक्ट्रॉन, अब दोनों क्या हो गए, स्थायी हो गए। भाई ये भी अर्धपूरित और वो भी अर्धपूरित, ठीक है, दोनों स्थायी हो गए। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, 4s कक्षक से। ठीक है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं ऑप्शन में 4s2 3d5 ना, ये तो ज्यादा हो गया। फिर देखते हैं 4s1 3d5, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा दूसरा, यही मैंने लिखा है, वो अपने दूसरे ऑप्शन में मिल गया। आगे देखते हैं निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बेटा वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ज्ञात करने के लिए अपन को देखना क्या होता है, समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई जैसे मान लो अपन को 3-4 स्पीसीज दे रखी है, मतलब 3-4 तत्व दे रखा है, तो उन तीनों चारों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉन उन तीनों चारों में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो देखते हैं अपन। नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, बट एक पॉजिटिव चार्ज इस पे लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी और नेगेटिव का मतलब एक की वृद्धि। पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसमें भी आ जाएंगे 7, भाई 8 इसमें होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से बच गए 7। बात करें कार्बन की, कार्बन का 6, कार्बन में 6, तो ये तो अपना आंसर
नहीं है। बात करें फिर इधर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 की कमी, इसमें भी 1। बेरिलियम, बेरिलियम में 4, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर बात करें नियोन की, नियोन में 10। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 बट एक पॉजिटिव चार्ज बच गए 10, ये लो 10। फिर बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 और पॉजिटिव चार्ज इस पे 2, पॉजिटिव चार्ज 2 तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, बच गए 10। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी तत्व। बेटा वो सबसे भारी तत्व अपने पास में है यूरेनियम, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक है 9, क्या है 235, इसका परमाणु भार है, सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सिक्का धातु है। बेटा वो सिक्का धातु की अगर अपन बात करें तो Ag, Au और Cu, सोना चांदी और कॉपर। ठीक है, अब देखते हैं ZnCdHg नहीं, Ag, Au और Cu, अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है बेटा, बेटा ऐसी ही क्लास रोज लेने के लिए अपने मास आर के चैनल पे बने रहिए। हम रोजाना आपके लिए ऐसी क्लासें लाएंगे, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं परीक्षाओं में, जिस भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन लाएंगे रोजाना। और अपने मासार द पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बेटा वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी काफ़ी केमिस्ट्री की अच्छी सारी बढ़िया ट्रिकें डाली जाती है, तो बेटा वो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। बाकी सबका नाम वही है, मासार दे पावटा, नाम वही है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, तीनों चारों पे वही है नाम। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।